नमस्कार। अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। हर दिन सियासत में बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलता है। बहुत सी हलचल होती है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो कई सियासी किस्से सुने और सुनाए भी जाते हैं। लेकिन हर खबर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे ही रह जाता है। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही अंदर की बातें, जानेंगे उन खबरों के मायने और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के दांव पेच को। तो चलिए शुरू करते हैं अंदर की बात। अंदर की बात में आज बात करेंगे बुधनी विधानसभा सीट की, जहां विधानसभा का उपचुनाव होना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की तैयारी में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव अपने दलबल के साथ बुधनी सीट की 3 ब्लॉक में मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है कि सभी कार्यकर्ताओं में लोकल लीडर को चुनाव लड़ाने की बात कही है। लेकिन इसमें एक पैंच फंस रहा है। जिस नाम का जिक्र चुनाव लड़ने के लिए किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहमत नहीं है। और उनकी असहमति को देखते हुए कमोश ये माना जा रहा है कि अगर बुधनी विधानसभा सीट को जीतना है तो सबसे बड़ी बात है कि जो नाम सर्वाधिक कार्यकर्ताओं ने या ब्लॉक अध्यक्षों ने दिया है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उसका नाम पैनल में होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, पैनल में 4 लोगों के नाम तय किए गए हैं। उसमें सबसे पहले जो नाम है उस पर सज्जन सिंह वर्मा की सहमति नहीं दिखती है। लेकिन अब इसी को जानेंगे, इसी को समझेंगे कि आखिर ये बुधनी विधानसभा चुनाव में सज्जन सिंह वर्मा और अरुण यादव में से किसकी बात जीतू पटवारी बड़ी गंभीरता से मानते हैं। हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ रोज की तरह 2 वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़ गए हैं। इनसे ही सीधे समझेंगे कि आखिर बुधनी विधानसभा सीट की जो सियासत है, सबसे बड़ी बात है कि बड़ी हॉट सीट मानी जाती है मध्य प्रदेश की। और कारण भी क्यों नहीं हो हॉट सीट कि यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से विधायक बने हुए हैं थे और उनने इस्तीफा दिया। वो केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन अब जानेंगे इसी सीट का मिजाज और देखेंगे कांग्रेस के अंदर खाने की खबर। तो शुक्ला जी, आप बताइए कि आखिर ये जो मीटिंग हुई है, 3 ब्लॉकों में मीटिंग हुई है, क्या नाम निकल के आए हैं सामने? देखिए, जो नाम आ रहे हैं उसमें एक नाम तो वही राजकुमार पटेल जी का नाम है। ये 1993 और 98 तक ये विधायक रहे हैं, वहां से लोकसभा का भी चुनाव लड़े हैं। ओबीसी फैक्टर तो वहां पे चूंकि बुधनी में काफी महत्व रखता है, उस लिहाज से इनका नाम है। फिर एक नाम महेश राजपूत जी का भी आ रहा है और एक विक्रम मस्तान ये हैं जो फिल्म में अभिनेता रहे हैं या अभिनेता हैं वो, और उन्होंने भी एक चुनाव लड़ा है लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। और भी कुछ नाम है, सुरेश सिटी के नाम भी है। लेकिन अभी आपने जो एक महत्वपूर्ण बात बताई दीक्षित जी, जिसमें ये है कि सज्जन वर्मा सहमत नहीं है। तुलसीदास की चौपाई है, उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। उसमें जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति दाना। और ये स्थिति कांग्रेस में लंबे समय से है। यहाँ कहीं भी जो आप देखें समन्वय का जो अभाव है, हालांकि कभी दिग्विजय सिंह में जिम्मेदारी दी गई थी कि वो समन्वय का काम करेंगे, लेकिन पार्टी के भीतर जिस तरह से फूट है, टूट है। और बुधनी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। यहाँ उनकी स्थिति पकड़ रही है। अरुण यादव जैसे नेताओं को भी यहाँ पे करीब 40,000-50,000 वोटों के अंदर हार का सामना करना पड़ा है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर कोई एक ऐसा प्रत्याशी तलाश पाना की जो कि इतने वर्षों से 19-20 वर्षों से जो ये सीट लगातार बीजेपी के खाते में जा रही है, उस पर वो कोई जो है बड़ी उपलब्धि हासिल कर सके। और एक और मैं आपको बात बताऊं, देखिए ये तो आप भी बेहतर समझते हैं, आप कभी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उपचुनाव सरकार लड़ती है, पार्टी नहीं। और मध्य प्रदेश में चूंकि बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। प्रत्याशी चयन में अभी जिस तरह से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है कि ये कुछ समय बाद दूर भी हो जाए, फिर भी जो है कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल। ठीक। चौबे जी, जिस तरह शुक्ला जी बता रहे हैं कि राजकुमार पटेल, महेश राजपूत, विक्रम मस्ताल और सेठी, ये 4 नाम की लगभग चर्चा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अरुण यादव और सज्जन सिंह वर्मा से की है।
लेकिन सज्जन सिंह वर्मा एक नाम पर असहमत हैं। वो नाम को लेकर क्या अरुण यादव उनको मना लेंगे या अंदर खाने की और क्या खबर है इसमें? देखिए, कांग्रेस की जो दिक्कत रही है पार्टी में अंदर, ये जो परेशानी रही है वो यही है कि हर चीज ऊपर से थोप दी जाती है। स्थानीय नेताओं की, मतदाताओं की, कार्यकर्ताओं की, लोगों की जो राय होती है उसको नजरअंदाज करना कांग्रेस की बहुत पुरानी आदत है। तो ये बात अगर अरुण यादव के बातचीत करने में सामने आ रही है कि स्थानीय नेता को चुनाव लड़ाना चाहिए, तो कांग्रेस को इस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी बीजेपी की सरकार के राज में बुधनी चुनाव लड़ना एक बड़ा मुश्किल काम है कांग्रेस के लिए, लेकिन अगर वो ठीक से अपने मोहरे चलेगी तो कुछ उम्मीद की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि बुधनी चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि यहाँ से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ा करते थे। वो बहुत लोकप्रिय रहे इलाके में। मुझे उम्मीद है कि वो चुनाव में भी, इस चुनाव में भी वो आएंगे अपनी पार्टी के लिए। और लेकिन कांग्रेस के लिए ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक मनोवैज्ञानिक बात है कि बुधनी में जीत गए, यानी शिवराज को हरा दिया या बीजेपी के एक कद्दावर नेता को हरा दिया या बीजेपी को हरा दिया। ठीक बात है। तो बुधनी चुनाव का ये मनोवैज्ञानिक दबाव कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखता है और इसलिए स्थानीय नेताओं की बात सुनना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही वो सज्जन वर्मा के बारे में कि वो सहमत नहीं है, तो सज्जन वर्मा की राय महत्वपूर्ण है पार्टी में, ठीक है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन उनके ऊपर ये दबाव बनाया जाना चाहिए कि स्थानीय नेता की जो बात आ रही है सामने उसको माना जाएगा। तो क्योंकि वो उस इलाके के सज्जन वर्मा नेता नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो गलती कांग्रेस फिर न कर दे कि वो बाहरी लोगों की राय में आके और स्थानीय आदमी को टिकट न दे और फिर वही तमाशा हो। ठीक है शुक्ला जी, इसमें एक बात और है कि अरुण यादव खुद वहां से एक चुनाव लड़ चुके हैं। ये अलग बात है कि वो शिवराज सिंह चौहान के सामने हार गए थे। यादव भी वहाँ काफ़ी खासे हैं और उस दौरान विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने पूरे क्षेत्र को नाप लिया था, एक तरह से अपनी टीम पूरी तैयार कर ली थी और उसी तर्ज पर उन्होंने जो रायशुमारी की है, रायशुमारी में भी जब उनको पूरी तरह से 3 ब्लॉक में दबाव दिया गया और 3 ब्लॉक में और अलग से उनकी जब बातचीत हुई, तो मतलब अगर देखा जाए तो 6 के 6 ही ब्लॉक में ये बात निकल के आ रही, जैसा कि आपने पहले नाम का जिक्र किया था, वही नाम बार बार सबका निकल के आ रहा है। लेकिन उनके साथ भी थोड़े से खट्टे अनुभव हैं, उससे क्या पार्टी निजात पाएगी? क्योंकि पिछला भोजपुर का चुनाव वो हार चुके हैं। देखिए, ये जो बुधनी का इलेक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शिवराज जी चुनाव लड़ रहे थे, ये शिवराज जी की दबदबे वाली सीट थी और उनकी लोकप्रियता भी कहीं दांव पर लगी होगी। लेकिन जैसा बार बार चौबे जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि ये जो है कांग्रेस के लिए काफी ये मुश्किल सीट होगी। प्रत्याशी चयन में इनके बीच में कोई सहमति बन जाएगी तो ये राजपाल पटेल का तो जैसे थोड़ा सा ये था कि तो एक बार ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और इनके व्यू फॉर्म में कुछ गड़बड़ियां होगी, जिसके चलते इनकी जो विश्वसनीयता है, जो निष्ठा है पार्टी के प्रति, उसको भी थोड़ा सा डाउटफुल माना गया था। अरुण यादव जी का जैसा कि आपने जिक्र किया कि ओबीसी फैक्टर वहाँ पे महत्वपूर्ण है, ठीक है, ओबीसी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो एक उपयोगितावाद चलता है, किसी भी इलेक्शन में उपयोगितावाद चलता है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार की उपयोगिता है, उसका जो विधायक होगा तो निश्चित तौर पर जो है वहाँ की जनता के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होगा। तो कांग्रेस भले किसी भी नाम पर सहमत हो जाए और किसी को भी खड़ा कर दे, लेकिन उसके लिए चुनाव बहुत मुश्किल है। देखिए चौबे जी, एक अंतिम टिप्पणी इस खबर पे आपकी ओर लूंगा कि सर्वाधिक, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ओबीसी का फैक्टर तो वहाँ है जिसमें यादव का वोट बैंक भी है, लेकिन सबसे बड़ा वोट बैंक जो है किरार समाज का है। और जिस नेता का शुक्ला जी जिक्र कर रहे हैं और आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी किरार समाज से ही आता है। और अभी तक का किरार समाज की जो मेरे अंदर खाने की जो मेरी जानकारी है, किरार समाज जब कोई अपने समाज का व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके साथ चला जाता है। अगर भाजपा किसी किरार को वहाँ प्रत्याशी नहीं बनाती है तो मुझे लगता है कांग्रेस की वहाँ लॉटरी लग सकती हुई। किरार समाज फिर अपने जो है प्रत्याशी के साथ चला जाता है या उस दल के नेता के साथ चला जाता है जो जिस दल से उनका प्रत्याशी बनाया जाता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्याशी चुनने में कांग्रेस को बहुत सावधानी बरतनी होगी
और जल्दीबाजी में किया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है। और जब तक बीजेपी के तरफ का अंदाजा नहीं हो जाता कि क्या उसके पत्ते खुलेंगे, तब तक कोई फैसला करना कांग्रेस को बचना चाहिए। और स्थानीय नेता के अलावा जो समाज की बात आप कर रहे हैं, ओबीसी में यादव समाज का हश्र अरुण यादव के टाइम देखा जा चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों की बात पे ही भरोसा करके कम से कम ये तो तैयारी रखें कि अगर बीजेपी किसी किरात समाज के आदमी को चुनाव नहीं लड़ाती है तो सच में कांग्रेस अपना अगर सही निर्णय करेगी तो इस बार बात बन सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से शुक्ला जी और चौबे जी ये बात कर रहे हैं कि बुधनी विधानसभा में जो उपचुनाव होना है, उपचुनाव होने के साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि जो बात निकल के आ रही, वहाँ से 4 लोगों के नाम पैनल में लगभग तय किए गए हैं। और चूंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो 4 नाम तय किए गए हैं वो पहले जीतू पटवारी को दिए जाएंगे, फिर जो राष्ट्रीय सचिव हैं आनंद चौधरी उनके पास जाएगा, उसके बाद एआईसीसी के पास ये नाम जाएंगे, जिसमें 4 नाम जिस तरह शुक्ला जी और चौबे जी ने जिक्र किया है कि राजकुमार पटेल, महेश राजपूत, विक्रम मस्ताल और चंद्रशेखर सेठी, ये चारों के ही नाम तैयार करने की तैयारी हो चुकी है। और 6 ब्लॉक की जो बैठक है उसमें नाम सामने आए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को चैतन्य करने की बात भी दोनों पत्रकारों ने कही है कि सावधानी बरतना पड़ेगी प्रत्याशी चयन को लेके। अब देखना होगा कि कांग्रेस कितनी प्रत्याशी की सावधानी से चयन करती है। ये आज हमारी अंदर की बात थी बुधनी की विधानसभा सीट की, लेकिन अब बात करेंगे दूसरी खबर की। दूसरी खबर में अंदर की बात यह है जिसमें सबसे बड़ी बात बीजेपी के नाराज विधायकों में से सबसे चर्चित नाम प्रदीप पटेल का है। यह प्रदीप पटेल वही हैं जो अपने कार्यशैली को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। मसलन जैसे पुलिस के सामने दंडवत होना, जैसे बिजली विभाग के दफ्तर में प्रदर्शन करना, और चाहे बस में साधारण यात्री की तरह सफर करना। उनकी इसी कार्यशैली और बेबाकी के कारण बीजेपी दफ्तर में इनकी पेशी सुनिश्चित की थी। लेकिन अंदर की बात यह है कि तलब किए जाने के बावजूद भी प्रदीप पटेल भाजपा नेताओं से मिलने नहीं पहुंचे। और अब चर्चा यह है कि प्रदीप पटेल के दिल में और दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। क्या बीजेपी प्रदीप पटेल को मनाएगी या खरी खोटी सुनाएगी? तो इसी पर आज हम बात करेंगे और इसी पर आज अंदर खाने की बातचीत होगी। सबसे बड़ी बात है शुक्ला जी, प्रदीप पटेल महूगंज के विधायक हैं, उनकी नाराजगी और उनकी कार्यशैली हमेशा चर्चा में रहती है। आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? सुर्खियों में बने रहने वाले ये विधायक हैं अपनी कार्यशैली को लेकर, या ये जो करते रहते हैं, जो राजनीतिक प्रपंच होता रहता है इनका। अब कोई विधायक अगर पुलिस थाने में जाके दंडवत होता है तो मुझे लगता है कि ये एक प्रपंची व्यवहार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, कोई दिक्कत है आपको तो मुख्यमंत्री से आप कह सकते हैं, जो गृह मंत्री हैं उनसे कह सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरह का कोई वो करते हैं, आप प्रपंच करते हैं, जो सुर्खियां बनता है, जो अखबारों की सुर्खियां बनता है, जिसकी चर्चा होती है, ये ठीक है कि जनता थोड़ा सा इस तरह के जो विधायकों के कृत्य होते हैं उसको देखकर थोड़ा सा वो प्रसन्न होती है, थोड़ा उसका मनोरंजन भी होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक उसको कहीं नतमस्तक होना पड़ता है किसी सिस्टम के आगे, वो पुलिस के आगे नतमस्तक हो या बिजली विभाग के आगे नतमस्तक होता है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक अराजकता है जिसकी चर्चा विपक्ष करता है और वो कहता है कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता है, लाल पीताशाही है, तो उस बात को कहीं बल मिलता है। फिर जो है आपका दूसरा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसको मनाएगी? तो भारतीय जनता पार्टी को आप भी देख रहे हैं डिप्टी जी, हम भी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है किसी की बहुत परवाह नहीं करती है। उमा भारती की परवाह नहीं की, बाबूलाल गौर की परवाह नहीं की, सत्तार सिंह की परवाह नहीं की। न जाने कितने नाम आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी वो जिन्होंने कोई अगर नाराजगी दिखाई और कहीं उन्होंने अपनी कोई एक लाइन अलग बना ली पार्टी के भीतर, तो उनकी ज्यादा उन्होंने, रघुनंदन शर्मा जी वगैरह का आप हाल देख लीजिए क्या हुआ। तो एक नहीं आपको 20 नाम मिल जाएंगे। तो प्रदीप पटेल भी कोई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, ये ठीक है कि विंध्य प्रदेश की राजनीति में जो कुर्मी समाज है उसका एक राजनीतिक रसूख है, उसकी एक राजनीतिक उपयोगिता है। और मुझे तो लगता है कि विंध्य प्रदेश में नारायण त्रिपाठी के बाद भी एक दूसरे ऐसे बीजेपी के विधायक हैं अब कि जो सुर्खियों में रहते हैं अपने ये प्रपंची व्यवहार को लेकर। तो ये प्रपंची
चौबे जी, जिस तरह शुक्ला जी कह रहे हैं बहुत प्रपंची व्यवहार रहता है, मतलब झांकी मंडप दिखाना और अपने अंदाज में झांकी मंडप दिखाने के आदी हैं विधायक प्रदीप पटेल। लेकिन जब अगर संगठन, क्योंकि भाजपा तो कैडर बेस्ड पार्टी है, भाजपा में अगर संगठन सबसे बड़ी ताकत रखता है और वही संगठन अगर आपको बातचीत के लिए बुलाता है, आपकी नाराजगी को जानने की इच्छा रखता है, और प्रदीप पटेल की इतनी हठधर्मिता कि वो वहां पहुंचते भी नहीं है। आजकल राजनीति का ये एक फॉर्मेट बड़ा चलन में आने लगा है कि ये इस तरह के तमाशे करना और सुर्खियों में बने रहना, और शायद वो समझते हैं कि इसको वो दबंग राजनीति या बड़ी ताकत की राजनीति मानते हैं कि मैं पुलिस थाने में ये तमाशा किया, और पहले भी कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में और बीजेपी में पहले बहुत हुआ है तमाशा ये। तो मुझे लगता है सर्वाधिक जो संभावना है वो यही है कि वो तमाशा करके सुर्खियों में बने हैं। जहाँ तक उनका पार्टी का सवाल है, तो इसके मायने क्या क्या निकल सकते हैं। एक मायना तो ये निकल सकता है कि पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं होती है, इसलिए वो ये तमाशा कर रहे हैं और अपने आप को वो ताकतवर और चर्चित बना रहे हैं ताकि सुरक्षित हो जाएं। या पार्टी ने उन्हें बुलाया है और वो नहीं जा रहे हैं, तो क्या वो ये बता रहे हैं कि मैं पार्टी में बड़ा दबदबा रखता हूँ और पार्टी मेरे सामने झुक रही है। या फिर ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि वो बीजेपी उनके पीछे पीछे घूमेगी तो निवाला लेके कि आइए आइए खा लीजिए कर लीजिए बच्चों की तरह। मुझे लगता है कि प्रदीप पटेल अगर इस तरह चलते रहे तो ज्यादा दिन बीजेपी में नहीं रह पाएंगे। और अगर एक बात और कहूँ मैं आपसे कि अगर ये किस्सा कांग्रेस में हुआ होता तो अब तक बीजेपी के सूत्र उस विधायक के पीछे लग गए होते पार्टी में लाने के लिए। तो आगे कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उसे क्या करना है आगे। शुक्ला जी, एक और अंदर खाने की बात है जो आपसे उसको समझना चाहता हूं और जानने की इच्छा भी रखता हूं कि विंध्य के ही एक बड़े कद्दावर नेता हैं जो इस समय आप भी जानते हैं काफी वजन रखते हैं विंध्य की राजनीति, भाजपा के नेता हैं, उनसे प्रदीप पटेल की पटती नहीं या वो प्रदीप पटेल को पसंद नहीं करते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, यहाँ पे जो जातीय समीकरण है और जातीय समीकरण के साथ में जो जातियों का राजनीतिक रसूख है उसको लेकर यहाँ पे टकराहट बनी रही है लंबे समय से। पहले कभी ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में ही टकराहट होती थी, फिर ये ओबीसी बनाम ओबीसी भी हुआ है। सुखलाल कुशवाहा एक अलग दल में होते थे और बाकी जो कुर्मी समाज के लोग होते थे दूसरे दल में होते थे, इसके बीच में राजनीतिक टकराहट होती थी। और अभी भी मध्य प्रदेश जो है इस तरह से जातियों के बीच में जो राजनीतिक टकराहट है उसमें अछूता नहीं है, अभी भी है। तो जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि उचित नहीं उनका नाम लेना। हाँ, मैं भी इसलिए नाम नहीं लिया, मैंने इसलिए संकेत में बात कही। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा जिनकी तरफ है। हाँ, उनकी लोकप्रियता अलग है, उनकी लोकप्रियता अलग है, उनकी उपयोगिता भी है। प्रदीप पटेल अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। वो ठीक है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीते हैं, वहाँ कुछ जातीय समीकरण भी ऐसे हैं। बाकी अगर आप मऊगंज को देखें, वो जिला बन गया है, मऊगंज जिला बन गया है जहाँ से वो विधायक है। और जिले का विधायक अगर पुलिस के सामने दंडवत हो रहा है तो सबसे पहले तो अपनी ही सरकार को, अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो जिस व्यक्ति को अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, जिस व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है और वो केवल जो है वहां पे एक राजनीतिक रसूख हासिल करने के लिए अगर ये सब तमाशे वो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस नेता से वो टकरा रहे हैं उनसे अभय मिश्रा भी टकराए, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। और भी जो लोग उनसे टकराते रहे उनको मतलब कभी बीच में सतना के सांसद और उस बड़े नेता के बीच में भी थोड़ी सी टकराहट थी, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। उनकी लोकप्रियता अलग है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और वो लगातार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत ही कर रहे हैं। और अभी जो चुनाव हुए थे 2023 में, तो मऊगंज में ऐसा नहीं है कि प्रदीप पटेल अपने बलबूते जीते थे, उसमें पार्टी का जो कैडर वोट था, वहाँ का जो कार्यकर्ता था, उसके दम पर ये चुनाव जीते हैं। यही गलतफहमी तो नारायण त्रिपाठी को हो गई थी कि वो है इससे मैहर में बीजेपी है, और मुझे लगता है कि यही गलतफहमी जो है प्रदीप पटेल जी को भी है कि मऊगंज में वो है इसलिए बीजेपी है। दोनों जगह का क्या हश्र हुआ आप देख लीजिएगा। मैहर का आप देख चुके हैं, नारायण त्रिपाठी चुनाव हार चुके हैं और अगले बार में इनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी इसको लेकर भी बड़ा संशय है। ठीक बात। चौबे जी, एक अंतिम टिप्पणी आपसे लूंगा। जिस तरह से शुक्ला जी ने कहा है कि पार्टी का ओरा बड़ा होता है, खासकर माननीयों का ओरा महत्व तो रखता है लेकिन पार्टी से बड़ा ओरा नहीं होता है, लेकिन
जो उदाहरण शुक्ला जी ने दिए हैं उस आधार पर तो प्रदीप पटेल को आत्मचिंतन करना होगा और आत्मचिंतन करने के साथ साथ संगठन के सामने दंडवत होना पड़ेगा। ये बात पक्की है कि संगठन के सामने किसी एक नेता का इस तरह मनमाना व्यवहार करना कभी माना नहीं गया, कभी स्वीकार नहीं हुआ। आपको कांग्रेस का उदाहरण याद होगा, अर्जुन सिंह जैसे बाहुबली नेता ने कांग्रेस संगठन को चुनौती दी थी और बाद में उनका क्या हश्र हुआ, क्या तमाशा बना, ये हम जानते हैं। बीजेपी में भी ये हो चुका है। आज उमा भारती का कहीं नाम नहीं है, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं जब संगठन से लोग टकराए हैं और वो खत्म हो गए, उनकी राजनीति खत्म हो गई, कैरियर खत्म हो गया। तो ये बात पक्की है कि बीजेपी का अगर संगठन प्रदीप पटेल को अभी बुला रहा है तो उन्हें जाना चाहिए, बात करना चाहिए और अपनी जो दुख दर्द है वो उनसे साझा करना चाहिए, वरना वो ये मौका खो देंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। जी, तो जिस तरह से शुक्ला जी और चौबे जी ने दूसरी खबर पर जो अंदर की बातें बताई, उससे लगता है कि प्रदीप पटेल को अब सावधानी से संगठन के साथ काम करना होगा, क्योंकि उनकी जो हठधर्मिता है या उनकी जो काम करने का प्रपंच है वो कई बार संगठन को पसंद नहीं आता और यही कारण है कि नाराजगी लगातार बढ़ती जाएगी और प्रदीप पटेल को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक शुक्ला जी और चौबे ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि प्रदीप पटेल भाजपा के एकमात्र, ऐसा नहीं है कि भाजपा के कारण वो वहाँ हैं, भाजपा उनके कारण वहाँ है, भाजपा की बदौलत वो वहाँ पर विधायक बने। मऊगंज जैसा जिला बनने के बाद अगर आप किसी अधिकारी के सामने दंडवत होते हैं, अगर आप जनता के लिए काम करने, जनता ने आपको काम करने के लिए चुना है तो जनता के हित की बात करना चाहिए। और यही बात है कि वो आप किसी अन्य नेता पर आरोप नहीं लगा सकते, वहाँ उनसे बड़े कई कद्दावर नेता हैं जिनको लेकर कहीं कोई किसी की नाराजगी नहीं है, लेकिन प्रदीप पटेल अपनी प्रपंची लीलाओं से बाहर नहीं निकलेंगे तो मुझे सभी का कहना है और मुझे भी लगता है कि उनको दिक्कत होगी। अंदर खाने की बात तो यहाँ तक है कि संगठन उनकी इस घोर आपत्तिजनक कार्यशैली को लेकर बहुत नाराज है और इस नाराजगी की वजह है कि ये संगठन स्तर पर कार्रवाई तक की भी बात की जाने लगी है। तो अंदर की बात में शुक्ला जी आप जुड़े हमारे साथ और चौबे जी आप जुड़े, दोनों का ही बहुत धन्यवाद है। और अब सबसे बड़ी बात है कि आज हमने जिस तरह से दो बातें करी, एक तो बुधनी विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने जो पैनल तैयार करवाया है, जो चर्चा की है वो, और दूसरा भाजपा विधायक प्रदीप पटेल की जो प्रपंची लीलाएं हैं उससे संगठन नाराज है। आज इन मुद्दों पे बात करी, कल फिर नए मुद्दों के साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे याद, देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।